हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे सभी फ्रेंड्स भाई बहन खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर डेली क्लासेस रात्रि के 9 बजे रहती है। एक क्लास आपकी शाम के 6 बजे भी रहती है, 12 बजे भी दिन की क्लास रहती है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए और रात्रि के 9 बजे डेली क्लास यहाँ पर रहती है। संडे हो या मंडे, तीज हो त्योहार, लेकिन क्लास यहाँ पर आपको डेली मिलते हैं इसी समय पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट सभी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। सभी लोग जुड़ जाएं। आपके साथी अगर हैं उन्हें भी सूचित कर दीजिए कि डेली फ्री क्लास चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये आपके YouTube की लिंक दी हुई, यहाँ पर भी आप जब आपको PDF मिलेगी तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको वीडियो सॉल्यूशन पर मिल जाएगा, है ना। और ये आपका टेलीग्राम की लिंक है ना, यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक रहेगी, PDF में ही सब कुछ आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये सब जान लीजिए। ये मेरा छोटा संदेश है आप सब मेरे भाई बहनों के लिए है ना, कि आप सबकी तैयारी के लिए प्रतिबद्ध हूँ मैं निःशुल्क। तो आप सभी भी डेली क्लास अटेंड कीजिए, है ना। तो सब लोग शेयर करके आ जाइए एक बार, ईमानदारी सभी लोग जाएं, जितने फ्रेंड्स हैं जुड़े हुए हैं सभी लोग जाएं, एक बार ईमानदारी शेयर करके आ जाएं, है ना। अपनी ईमानदारी दिखाइए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स की संख्या भी बढ़ाइए। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप सब जानते थे कि यहाँ पर आपको जो संडे का रिजल्ट था आज देने वाली थी, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका संपर्क ही नहीं हो पाया आज हमसे, है ना। तो मैसेज हमने किया है लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन अगर आज शाम तक उनका नहीं आता कोई मैसेज तो कल हम वहाँ पर नाम आपको दे देंगे, है ना। जितने लोग की हमारे पास आएगी इन्फॉर्मेशन उतने लोग को ही दे देंगे, लेकिन हम आपको कल डिक्लेयर कर देंगे रिजल्ट आपका। ठीक है, तो निश्चिंत हो जाइए, आपका रिजल्ट हमारे पास है। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन देख, आज हमारा यहाँ पर ईवीएस है। ठीक है, जो चूंकि हमको बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं किया था हमने ईवीएस का, प्लस साइंस भी साथ में आपके। ठीक है, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है और मैथ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं ईवीएस में, तो वो भी हम क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे कर लेंगे। लेकिन आज यहाँ पर साइंस प्लस ईवीएस यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए आपके साइंस के प्रति क्या रुझान है, क्या तैयारी है ना। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। 30 क्वेश्चन है टोटल। सभी फ्रेंड्स जाएंगे ईमानदारी से एक बार अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर करके आएंगे, है ना। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, कांसा जो है आपको मालूम है कि एल्यूमिनियम है, यहाँ से भी क्वेश्चन ईवीएस में बहुत ज्यादा बनते हैं, है ना। प्लेटिनियम है, धातु कौन सी है, कौन सा कांसा, कौन सा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बना हुआ है कांसा, यहाँ पर ब्राज भी इसको बोलते हैं, तो इसके विषय में सही क्या है, ये कौन कौन सी मिलकर के क्या ये धातु बनाती है ना। ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन फटाफट करा रही हूँ, रिविजन करा रही हूँ आपको, है ना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में बताऊंगी क्योंकि आपका रिविजन का चल रहा है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर जो कांसा का सही हो, कौन कौन सा क्या मिलकर कांसा बनाता है। क्या कांसा, तांबा और टीन से मिश्रित एक धातु होती है जो कांसा होती है, या फिर सेकंड ऑप्शन कह रहा है कांसा, तांबा और प्लेटिनियम से मिश्रित एक धातु है। थर्ड है कांसा, तांबा और सोने से मिश्रित एक धातु है, या फिर कांसा, तांबा और जस्ते से मिश्रित एक धातु। सभी लोग आंसर करेंगे, अपने सभी साथियों को आप लोग जोड़ लीजिए। ठीक है, जो आपके साथी नहीं जुड़ पा रहे हैं, बीच में क्लासेस नहीं हो पाई थी रेगुलर, है ना, तो आप लोग अब जोड़ लीजिए और अपनी संख्या को बरकरार रखिए। ठीक है, चलिए देखिए आंसर क्या होगा इसका। सभी लोग बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। तो जो कांसे के विषय में सही बात हो रही है यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या क्या मिलकर के बनाते हैं, कांसा है, तांबा है, टिन से मिलकर के एक मिश्रित धातु है जो कि यहाँ पर बनती है। ठीक, इसके विषय में कांसा, तांबा और टिन से मिश्रित एक धातु, जो ये राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोवा के अंतर्गत आता है। आपको जैसे मैंने आपको बार बार कह रही हूं कि मैप से क्वेश्चन हर बार रीजन यही होता है कि आजकल एनसीईआरटी की अगर आप बुक उठा करके देखेंगे तो 3rd से 4th क्लास से ही आपको मैप पढ़ा दिया जाता है ना। तो आपको क्या अपनी इंडिया के बारे में नॉलेज है, यानी हाँ आता है आपको इंडिया के अंदर से ही, है ना। तो ध्यान रखिएगा, आपको सभी लोग को मैप को एक बार देख करके आप लोग एग्जाम हॉल पे जाइएगा, एमपी टेट का हो, सी टेट का हो या रीट का हो, है ना। ध्यान देना है आपको, सभी को मैप से क्वेश्चन बनते हैं। देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है। ये बना हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो बताइए गोवा के अंतर्गत कौन कौन यहाँ पर क्या आता है। क्या बलसाड आता है, मझगांव आता है, कोचगोड आता है या गांधीधाम आता है। सभी लोग आंसर करें, बताइए। आप लोग बेसिक यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बेसिक चीज पूछी जाती है, ठीक है, जो कि वहीं पर फ्रेंड्स लोग फंस जाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं करना है। सभी लोग यहाँ पर हम मैप से क्वेश्चन, मैं आपको विद यहाँ पर पिक उसके सहित लेकर के क्वेश्चन आऊंगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बताइए गोवा के अंतर्गत क्या आता है। देखिए गोवा है, गुजरात है, मतलब कि सब कुछ स्टेट की। यहाँ पर अगर आप जाओगे गुजरात से होकर दिल्ली जाओगे तो कौन से रास्ते जाओगे, कौन सी दिशा में है ना, कितना दूरी, इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर बहुत ज्यादा बनते हैं। तो यहाँ का जो हो जाए गोवा के अंतर्गत कौन सा आता है,
तो मझगांव आता है। राइट ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मझगांव हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। ये आपका बी राइट है। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपने सभी मित्रों को जरूर जोड़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि ईबीएस की बहुत दिनों से क्लास नहीं हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए साइंस भी मिक्स है और ईबीएस भी मिक्स है, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को डॉट लाभ पहुंचाता है। कहने का मतलब क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की जो क्लासेस होती हैं वहां पर बच्चों के आप व्यक्तिगत अनुभवों को, मतलब बच्चे को खुद करके सीखने पर बल दे रहे हो, उसको स्वयं की जो उसको एक्सपीरियंस कहता है, उसका जो अनुभव कहता है, उस पर अगर आप फोकस करते हो, महत्व दे रहे हो, तो शिक्षक को क्या लाभ होगा। वहां पर देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में उसको लाभ होगा टीचर को, है ना, कि मतलब उसकी जब आप ऐसा करोगे, मतलब बच्चे के व्यक्तिगत जो उसका अनुभव होगा उसको महत्व दोगे, उसको ज्यादा महत्व दोगे। नहीं, यहाँ पर विद्यार्थी भी महत्व दिया जा रहा है ना, ऐसा अगर लगेगा उसको, तो वहां पर क्या होगा, विद्यार्थी जो शिक्षार्थी की भाषा होगी, संप्रेषण होगा, उन सब कुशलताओं में सुधार होगा। या फिर सेकंड है विषय को शिक्षार्थियों के अनुभव संसार से जोड़ने का, विमर्श करने की बढ़ावा मिलेगा, या फिर उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि शिक्षार्थी बातचीत करना पसंद करते हैं। थर्ड ऑप्शन शिक्षार्थियों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। बताइए सभी लोग आंसर कीजिए, क्या होगा आपका राइट ऑप्शन। आपका राइट ऑप्शन, चूंकि बात आपकी किसमें हो रही है, आपके ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रीजन क्या है ऑप्शन बी राइट होने का? रीजन है आपके अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श और सीखने को बढ़ावा। जब भी बात आएगी अनुभव की, जब भी बात आएगी रियल लाइफ की, जब भी बात आएगी संसार की, वो भी बच्चे को इंक्लूड करने की बात आएगी, तो हमेशा वो आपका पॉजिटिव आंसर को ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ का राइट ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आपका पहला नहीं होगा, आपका थर्ड नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, ठीक। चलिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नए साथी जुड़ते जा रहे हैं तो उनको सभी को बता देना कि डेली रात्रि के 9 बजे यहाँ पर क्लास रहती है ना, 12 बजे दिन की भी रहती है, शाम को 6 बजे भी क्लास आपकी रहती है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या है यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा प्राथमिक स्तर, बात किसकी, फर्स्ट टू फिफ्थ की बात हो रही है ना, ध्यान देना कि किस स्तर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर किस स्तर की बात की जा रही है, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो की बात की गई है, ठीक। चलिए पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों में प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण के विषय में जागरूकता पैदा करना होता है। जो उद्देश्य नहीं, ईबीएस का उद्देश्य नहीं है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है ना, तो क्या आपको जागरूकता और सामाजिक वातावरण में जागरूकता को पैदा करना नहीं होता शिक्षार्थियों में, या फिर शिक्षार्थियों को आकलन करने के लिए उन पर गृहकार को बोझ डालना होता है, उद्देश्य जो नहीं है वो नहीं है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को जीवन और पर्यावरण की अंतःक्रिया के सही स्वरूप से अवगत कराना होता है। जो उनकी लाइफ वो जीवन होता है, उनके पर्यावरण के अंतःक्रिया से, है ना, ये कराने से होता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों की उन व्यवहारिक क्रियाओं को महत्व देना जो कि उनके संज्ञानात्मक विकास के सहायक हो। क्या ऐसा राइट ऑप्शन होगा, बताएं सभी लोग कौन सा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि उद्देश्य नहीं की बात कर रहा है तो आपको मालूम है ये चीज। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, बताएं सभी लोग। पहला ऑप्शन है कि प्राकृतिक, यहाँ पर प्राकृतिक नेचुरल की बात हो रही, तो ये बिल्कुल आपका रॉन्ग नहीं हो सकती, आपका राइट है ना, ये आपका उद्देश्य नहीं है, है ना, मतलब कि उद्देश्य है ये आपका, प्राकृतिक रूप से बच्चे को इंक्लूड करिए, ये आपका उद्देश्य है ईबीएस में, ठीक है। आपका यहाँ पर थर्ड क्या कर, विद्यार्थियों को जीवन, मैंने आपसे बताया था ना कि जीवन से संबंधित हो, रियल लाइफ से संबंधित हो, अनुभव से हो, प्रत्यक्ष चीजों से हो, तो वहां पर भी आपका राइट आंसर होगा। ये भी आपका राइट टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पर अंतःक्रिया की बात हो रही है, मतलब कि बच्चा भी इसमें इंक्लूड है अंतःक्रिया में, है ना। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर कौन व्यवहारिक क्रियाओं पर महत्व देना, जो उनके संज्ञानात्मक कॉग्निटिव की बात की गई है। संज्ञानात्मक आपको मालूम है कि एक पॉजिटिव टर्म्स है, एक प्रत्यक्ष चीज है, एक प्रगतिशीलवादी जो लोग होते हैं, जो वैज्ञानिक थे, हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात पर फोकस किया था, तो इसलिए ये होगा कौन सा नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा। रीजन यही है कि उद्देश्य नहीं की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा, ठीक। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। यहाँ पर भोजन के पाचन प्रकरण को पढ़ाते समय, कौन सा प्रकरण पढ़ाते समय भोजन के पाचन, जो आपका पाचन सिस्टम है, यहाँ पर ईबीएस में है, आपके थीम में भी है ना। हमारी टोटल 6 थीम है ईबीएस में, है ना, टोटल कितनी है, 6 थीम है, जिसमें पहला आपका क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फिर बाटर है, शेल्टर है, ट्रेवल है ना, बी मैक डू, हम चीजें कैसे कर सकते हैं, इन 6 थीम टोटल हैं आपके ईबीएस में, है ना।
चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो भोजन के पाचन प्रकरण को पढ़ाते समय, अगर पाचन के बारे में पढ़ा रहे हो ईवीएस में, तो पढ़ाते समय जो शिक्षक निम्न कथन को प्रस्तुत करता है, देखिए कौन कौन से कथन को इस ऑप्शन को, मतलब कि इस पॉइंट को, इस टॉपिक को पढ़ाते समय इन टॉपिकों को वो क्या करता है, सामने रखता है। पहला कौन सा ऑप्शन रखता है, मनुष्य में भोजन का प्रारंभ मुख से ही शुरू होता है। ये पाचन के बारे में टीचर पढ़ा रहा है, तो इस सेंटेंस को लागू कर रहा है, पढ़ा रहा है, समझा रहा है कि क्या बता रहे हैं, पहले ही क्या बताए हैं कि जो मनुष्य में भोजन होता है मुख्य रूप से शुरू कहां से होता है, मुख से, यानी मुंह से आपके उनके प्रारंभ होता है। ठीक, पहला टर्म उन्होंने ये बताया। दूसरा क्या होता है, भोजन के आमाशय में पहुंचने पर उसमें हाइड्रोक्लोरिक HCl, जो आपका तनु हाइड्रो अम्ल कहते हैं इसको, HCl जो मिलता है वो आमाशय में पहुंचने पर, जो भोजन को, जैसे भोजन आपने मुख से किया, मुख से करने के बाद जब आमाशय में पहुंचा तो वहां पर भोजन कैसा हो जाता है, अम्लीय बना दिया जाता है। कौन करता है, ये आपका आमाशय में ये प्रक्रिया होती है। तो ये होता क्या, ये भी होता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि आमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है, क्या ऐसा होता है, उसमें पित्त रस निकलता है, ऐसा होता है। तो निम्न में से कौन सा कथन भोजन ये पाचन से संबंधित सही है, बताइए। पहला ऑप्शन है, यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, या फिर दूसरा तीसरा सही है, या फिर पहला तीसरा ये चौथा। सभी लोग बताएं, सभी लोग एक एक फ्रेंड्स कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आपको ये राइट ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी आपके जरूरी हैं, ये सभी इंपॉर्टेंस हैं आपके, है ना। पाचन से संबंधित की जब बात आएगी ये सभी जरूरी है। ठीक, चलिए तो आई होप आपको ज्यादा समय ना लग रहा होगा, चूंकि बताना बहुत दिनों से ईवीएस क्लास हुई नहीं थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब कॉन्सेप्ट भी मिल जाए आपको। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, वैसे अपने आप में बहुत फास्ट ही कर रही हूँ मैं, पर बहुत फास्ट भी नहीं चलना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, बिहार में मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक सबसे अच्छा समय क्यों होता है। जो बिहार में वो सबको सबसे ज्यादा मधुमक्खी पालन कहाँ होता है, बिहार में। वो समय कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर। तो जो अच्छा समय क्यों होता है, रीजन क्यों होता है यहाँ पर मधुमक्खी पालन करने का, पहला ऑप्शन है इस अवधि के दौरान फूल वाले पौधे पर्याप्त मात्रा में उगाते हैं, या फिर मधुमक्खियां इन्हीं महीनों में अंडे देती हैं, या तापमान उपयुक्त होता है, या फिर किसान मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सभी लोग आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। सभी लोग बताएं, चूंकि आपको अक्टूबर से दिसंबर मालूम है कि ये सबसे अच्छा समय होता है, इन्हीं महीनों में मधुमक्खियां क्या करती हैं, अंडे देती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक कर दीजिए, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लॉक कर दीजिए, राइट ऑप्शन है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान, देखिए अभी जो शाम की क्लास 6 बजे की हुई थी तो उसमें थोड़ा चूंकि व्यापक के क्वेश्चन मैं सोची प्रीवियस आपको सॉल्व करा देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे सब ज़्यादा हैं, इसलिए आप लोग को प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं शायद वो क्लास अब बंद करूँगी, है ना। देखती हूँ अभी मैं क्लियर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको जब वहाँ पर शब्द समझ में नहीं आता तो मैं जो भी काम करती हूँ आप सबके सहयोग से करती हूँ, आप सबकी सहमति से करती हूँ। तो अगर आप लोग ऐसा बोले कि मैम ये क्लास मतलब प्रीवियस ईयर ना करा के हम टाइप वाला करा लिया करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए क्योंकि उसमें हम अभी दोनों यहाँ पर लैंग्वेज करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों रहती है, तो इसलिए छोटे वर्ड आ जाते हैं, तो हम एक ही भाषा में वो क्वेश्चन रखा करेंगे। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। बताइए मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान, है ना, वो आप लोग इतना मन लगा करके मेहनत कीजिए, सिर्फ आप लोग का रिवीजन का टाइम है ना। ठीक है, चलिए मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। बताइए मूल्यांकन की जो प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों में काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है, इस दौरान शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा कौन सी सावधानी का कार्य यहाँ पर नहीं करना चाहिए, है ना। कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, पहला है प्रत्येक शिक्षार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, ये होता है, या फिर संवेदन सभी विद्यार्थियों के बारे, जब प्रत्येक विद्यार्थी की बात हो रही है मतलब कि कहीं ना कहीं सभी की बात समावेशी की बात हो रही है, तो ये आपका निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बात किसकी हो रही है, कौन सा कार्य नहीं है। यहाँ पर सावधानी बरतने की जो आवश्यकता होती है, तो शिक्षकों को निर्णय कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को अनुक्रिया देना चाहिए, है ना। ये आपका सही हो जाएगा। पहले सेकेंड क्या है, शिक्षार्थियों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना, बिल्कुल ये भी सही बात है। आप विद्यार्थी की जो सूचनाएं हैं उनको एकत्र करते रहिए, ताकि आप उन्हें एक फीडबैक दे, उसके अनुसार आप उसको टीचिंग करा सकें, है ना। उस मेथड के अनुसार उसकी सूचनाएं जो मतलब कैसा पढ़ने में उसका फीडबैक कैसा है, ये सब देखने की जरूरत है। ठीक, चलिए थर्ड क्या है, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, यहाँ पर ये तुलना करना है। फिर फोर्थ है शिक्षार्थियों के विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर किसी भी टीचर का ये एम नहीं होता है कि विद्यार्थियों क्या करना, वर्गों में विभाजित करना, यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा। और चूंकि पूछ कौन सा रखा, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो यही कार्य नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चों को हमको विभेद करना है, अलग अलग नहीं करना है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर
सभी लोग आंसर कीजिएगा और सभी लोग अपने हिसाब से ही सोच लीजिए कि ये हमारी ओम शिव शक्ति क्लासेस है, इसे हमें आगे लेकर के जाना है ना, मैम को नहीं, इसे हमें आगे लेकर, जो भी इस ओम शिव शक्ति क्लासेस से जुड़ा हुआ है ना, तो वो ये समझे कि ये हमारी क्लास है ना, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हमारा परिवार पढ़ता है ना। मैम जब आप लोग भी किसी भी टाइम आप लोग मैसेज देते हो, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, है ना, जब भी मुझे टाइम मिला मैंने तुरंत रिप्लाई किया। तो आप लोग को भी तो फर्ज बनता है ना कि आप लोग भी कुछ करें, शेयर करें, इसे लोगों तक पहुंचाएं कंटेंट को, है ना, चलिए, ताकि बाकी लोग भी इससे बेनिफिट उनको भी मिल सके। ठीक, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या करेगा। शिक्षण में पाठ संबंधी क्रियाओं का प्रयोग, जो शिक्षण में पाठ संबंधी क्रियाएं होती, एक्टिविटी होती हैं, तो उनका प्रयोग से क्या मतलब, यहाँ पर शिक्षण को जटिल बनाने के लिए वहाँ पर शिक्षण पाठ संबंधी कुछ प्रयोग किए जाते हैं, या फिर शिक्षण को रोचक, सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए नहीं किया जाता, या फिर शिक्षक को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। आप सभी लोग आंसर कीजिएगा कि संबंधी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यहाँ पर जो शिक्षण में पाठ संबंधी क्रियाओं का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है, तो वो जो आपका राइट ऑप्शन होगा, बताएं। जटिल बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। आकर्षक बनाने के लिए नहीं किया जाता, क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर संबंधित प्रयोग तो करने की बात, पॉजिटिव टर्म्स की बात की गई है ना। फिर शिक्षक को भ्रमित, ऐसी बात तो नहीं है कि भ्रमित करने के लिए पाठ संबंधी जो अपन क्लब बुक में और भी यूज करते हैं, प्रोसेस का, है ना, एक्सपीरियंस का, एक्सरसाइज का, तो ये सब ऐसा थोड़ी है कि उसको भ्रमित करने के लिए किया जाता है। आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक को रोचक बनाता है, शिक्षण को रोचक बनाता है, आपकी पाठ संबंधी जो क्रियाएं होती हैं वो सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो लॉक कर दीजिए बी को। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, रात्रि के समय जब सूरज डूब जाता है तब भी पृथ्वी की सतह के कारण गर्म बनी रहती है। आपको मालूम है कभी कभी क्या होता है, जब रात्रि के समय सूरज डूब जाएगा तब भी कभी कभी जमीन पर क्या हो जाता है, सतह पर गर्मी बनी रहती है ना। खासकर आपने फर्श में देखा होगा, है ना, सीमेंट के फर्श में आपने देखा होगा, तब भी उस सतह पर गर्मी बनी रहती है। रीजन क्या होता है वहां पर, ओजोन मंडल कारण ये गर्मी बनी रहती है, जलवायु मंडल कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव कारण, या फिर क्लोरोफ्लोर CFC के कारण। बताइए सभी लोग आंसर कीजिए, किस रीजन के कारण वहां पर गर्मी बनी रहती है सतह पर, बताएं सभी लोग बताएं। तो वो जो रीजन होता है आपका, जिस रीजन की वजह से वो बनी रहती है गर्मी, वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वो आपकी गर्मी बनी रहती है। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आप लोग को ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षण में पाठ संबंधी क्रियाओं का प्रयोग, जो पर्यावरण शिक्षण में पाठ संबंधी जो क्रियाओं का प्रयोग होता है, शायद ही फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, है ना। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होती है। जो वायुमंडल में ओजोन परतें होती हैं, लेयर होती हैं जो ओजोन, तो उनके क्षरण से क्या हानि होती है, बताइए। पहला है कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, सेकंड है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, या फिर थर्ड है पराबैंगनी किरणों को बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, फोर्थ ऑप्शन ध्रुवीय बर्फ भंडार के पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा। तो सभी लोग आंसर कीजिए कि इसका रीजन क्या होता है, इसके क्षरण से क्या हानि हो सकती है। जो ओजोन परतें जो गिरती हैं, है ना, पृथ्वी पर, तो वो वायुमंडल की ओजोन परत, तो उससे क्या हानि होती है बताएं। तो वो जो हानि होती है वो क्या होती है, वो आपको ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगी। ओजोन परत जब होगा तो क्या हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगी, है ना। ये आपका राइट ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या चीज शामिल होना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृहकार और कक्षाकार मिलना चाहिए, या फिर सेकंड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से नए किए गए अवलोकनों का बालकों और अभिभावकों के साथ बांटना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका कि प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। फोर्थ ऑप्शन है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। सभी लोग आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। जो प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल किया जाता है, शामिल होना, तो क्या रीजन क्या होता है,
तो आपको मालूम है कि जो आपका पहला ऑप्शन कह रहा है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, बिल्कुल आपका आकलन का ये मतलब नहीं होता कि बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण कर देना है। कभी भी आपके जो आकलन का आपका उद्देश्य होता है ना तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होता है, ना ही उसका उद्देश्य होता है कि टॉपर्स को आप अलग करें, ना ही उसका ये उद्देश्य होता है कि आप बच्चों को समूह में अलग विभाजीकरण करना है, ऐसा कुछ उसका उद्देश्य नहीं होता। एक आपका फीडबैक देखना चाहता है ना, उसके अनुसार सब कुछ काम देखना पड़ता है उनको। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि पहली बात तो शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बालकों और अभिभावकों के साथ बांटना, क्योंकि यहाँ पर कोलैबोरेटरी की तरह बात हो रही, मतलब टीचर्स भी उस फीडबैक को जानता है, पेरेंट्स भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, उस चीज को उसके फीडबैक को सभी को बांट करके उसका देखा जा रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स ये, क्योंकि बात जब एक से अधिक की होगी तो मतलब आपका पॉजिटिव टर्म्स है। ठीक, चलिए राइट ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या क्या, क्योंकि बाकी आपके दर्ज करना, प्रगति पत्र दर्ज करना ये भी नहीं होगा, है ना। फिर आपका वर्ष के अंत में परीक्षाएं लेना, ये भी ऐसा कुछ खास इसमें नहीं होगा। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है ना? तो कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तो बिल्कुल बताइएगा, है ना। रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। देखिए कक्षा में एक शिक्षिका अम्लीय वर्षा के बारे में बता रही है। कौन सी टॉपिक के बारे में? अम्लीय वर्षा के बारे में, है ना। अम्ल वर्षा के प्रकरण को पढ़ाते समय क्या बोलती है? इससे संबंधित कुछ प्रमुख कारकों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करती है। जैसे कौन कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये किसके बारे में पढ़ा रही है टीचर? अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ा रही है ना। अब पढ़ाते समय एग्जाम्पल देती है कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो निम्न में से वे कौन से कारक हैं जिनके उत्सर्जन से ही अम्ल वर्षा होती है? बताइए, अम्ल वर्षा जो होती है तो कौन कौन से यहाँ पर वाहक हैं, ये जो आपके दिए हुए हैं, है ना। तो कौन कौन से वाहक जो होते हैं इंक्लूड होते हैं अम्ल वर्षा में? तो पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या और सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बताएं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी लोग आंसर कीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? ये पहली बार क्वेश्चन नहीं हो रहा। अम्ल वर्षा के बारे में हमने पहले भी एक बार डिस्कस कर लिया है ना, कि वहां पर क्या क्या होता है। सल्फर डाइऑक्साइड रहता है और नाइट्रस ऑक्साइड रहता है आपका, है ना। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर जो कारक हैं आपके, एक नाइट्रस ऑक्साइड है, या ये है आपका, और एक सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि कौन से ऑप्शन में है? 2 और 3, ये आपके ऑप्शन नंबर बी में है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग आंसर कीजिएगा, और सभी लोग जितने भी आप लोग यहाँ पर ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, इंस्टाग्राम हो, तो आप प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग पहुँचाइए, क्योंकि मैं कोई फीस की डिमांड नहीं करती, है ना। ना ही कल की हूँ, ना ही आज है, आगे का तो अब नहीं जानती, है ना। जो भी समय कहेगा वही होगा, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है ना। फ्री हमेशा रहेगा आप सबके लिए, लेकिन आप लोग शेयर जरूर कीजिए, है ना। एक जरूर काम किया कीजिए ताकि लोग भी जुड़ सकें। ठीक, चलिए देखिए, पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है। पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो कौन सा नहीं होता? बालकों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना। क्या ऐसा उद्देश्य हो तो विद्वान बना दे? नहीं, ऐसी बात तो मुझे नहीं लगता। उद्देश्य नहीं की बात पूछ रहा है, उद्देश्य नहीं है तो ये विद्वान बनाना। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत रहना, ये होगा। प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना, या फिर पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना। बिल्कुल सही बात है, रुचि का विकास करना, ये भी आपका उद्देश्य सही है। ऑप्शन डी आपका सही है। परिचित कराना, रोकथाम संबंधित, प्रदूषण संबंधित, बिल्कुल सही बात है। कहां पर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, कहां पर जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, इन सभी से रोकथाम के लिए। क्योंकि आप ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण कर रहे हो, जल प्रदूषण कर रहे हो, जल को नुकसान पहुंचा रहे हो, प्रदूषण फैला रहे हो, उससे भी कुछ बहुत सारी यहाँ पर हानिकारक बीमारियां फैल सकती है ना। तो इसको रोकथाम के लिए भी परिचित कराया जाता है। तो ये भी आपका सही है। पर्यावरण संबंधित समस्याओं के प्रति, हाँ, इनके कारण कौन से समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, इनके प्रति कैसे सचेत रहना, ये भी हमको यहाँ से मिलता है। मिलता क्या नहीं, हमको जो उद्देश्य होता है वो बालकों को पर्यावरण विषय का विद्वान नहीं बनाना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विद्वान पंडित नहीं बना देना है, विद्वान बना देना है। ठीक, चलिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हाँ, बच्चा अपना किस सब्जेक्ट में ज्यादा अपना कमांड बनाता है, किस सब्जेक्ट को अपना फेवरेट बनाता है, वो बच्चा जानता है, लेकिन आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि बच्चे को इसी का आपको विद्वान बना देना है। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप परीक्षा में निरीक्षण का कार्य करना चाहते हैं। परीक्षा में कैसा कार्य करना चाहते हैं? निरीक्षण का कार्य करना चाहते हैं। और आपका पुत्र भी परीक्षार्थी है,
है ना, आपकी क्लास में ड्यूटी लग गई है ना निरीक्षण के लिए, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि अब एग्जाम हॉल में जैसे बोर्ड के एग्जामों में होता है ना, कि यहाँ पर ड्यूटी लगती है चेक करने के लिए कि कॉपी तो नहीं कर रहे बच्चे। तो अगर ऐसी कोई ड्यूटी लगती है तो उसी क्लास में, जिस क्लास में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो आपका बच्चा भी वहां पर परीक्षार्थी के रूप में है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? अपनी ड्यूटी उसके कक्ष में लगा लेंगे, या फिर अपनी ड्यूटी उसके कक्ष में बिल्कुल नहीं लगाएंगे, या फिर स्वयं ड्यूटी ना करके अपने मित्र की ड्यूटी लगाएंगे, या फिर उड़न दस्ते से सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे? बताइए। बहुत ही कॉमन सी बात है ना, एक जजमेंट की बात है। सभी लोग आंसर कीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन? तो आप लोग भी टीचर बनेंगे, है ना, तो बताइए, शायद आप सबको भी मौका मिल जाए, है ना। चलिए तो बताइए, यहाँ का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रीजन क्या है? यहाँ पर अपनी ड्यूटी उसके कक्षा में बिल्कुल नहीं लगवाइएगा, है ना, क्योंकि बच्चा कैसा नहीं, डैडी की ड्यूटी लगी है तो बिल्कुल वो छूट समझ करके एक्स्ट्रा भी वो कुछ काम करने लगेगा जो मतलब कि जो नहीं करना चाहिए। शायद बच्चा ऐसा कुछ रिएक्ट कर जाए तो आपको बिल्कुल ड्यूटी वहां पर नहीं लगाना है, ठीक, ताकि वो अपने कर्तव्यों को और अपने जो भी जिस एज में है, जिस चीज के लिए गया है, उसे अपना कर्तव्य समझकर वो काम कर सके, ठीक। चलिए, बच्चों को भी उतना ही हेल्प देनी चाहिए जितना जरूरत हो, है ना। चलिए, क्योंकि फिर बच्चे उससे बिगड़ने भी लगते हैं, फिर उन्हें हर चीज का एक क्या लगता है, नहीं हमको यहाँ से हेल्प मिल सकती है। किसी भी इंसान को आप उतना ही हेल्प दो जितना जरूरत हो, है ना, क्योंकि अगर ज्यादा जरूरत से ज्यादा अगर आपने किसी की हेल्प की है तो वो गलत बात है ना। हेल्प कीजिए, हेल्प करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उतना ही हेल्प कीजिए जितना एक मानवता के तहत जरूरी है ना, नहीं तो वो फिर कमजोर होने लगेगा। आपकी जो आपका सहयोग रहेगा वो हर पल वो आपसे सहयोग लेने की कोशिश करेगा, है ना, तो उतना ही दीजिए जितना लिमिट हो। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। आप अपने साथियों में जो आपके साथ पढ़ते हैं सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जो किस टाइप की फ्रेंड्स को आप ज्यादा पसंद करते हैं? पहला है जो परिश्रमी होते हैं उनको पसंद करते हैं तथा समय की बर्बादी का ध्यान रखते हैं। सेकंड ऑप्शन है जो कक्षा अध्यापक की खुशामद करके अपना व आपका और अपना भी काम निकाल सकते हैं, ऐसा है। या फिर जो बातूनी हो और बात करके सब पर अपना प्रभाव जमाते हो, या फिर जो देखने में आकर्षक हो और सच समझकर रहते हो, मतलब कहना चाहिए कि पोजर बॉय, जो भी आप मान लीजिए, है ना, गर्ल्स बॉय जो भी, है ना। तो बताइए आप किस टाइप के फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर रहना पसंद करते हैं? सभी लोग अपना अपना राय बताएं। तो जो अध्यापक की खुशामद करके अपना व आपका भी काम निकाल सकता है, यहाँ पर पहल करने की बात है। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि वो करे, टीचर्स की खुशामद करे, उसको खुश करने के लिए सारा काम करे, उसके बाद जो आपका भी काम निकाले, हमारा भी, है ना। जो बातूनी बातें करके अपना प्रभाव जमाते हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये भी नहीं करना है आपको। सच संवर कर सजने संवरने से विद्यार्थी जीवन में ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, है ना। उतना ही चीज में ध्यान दीजिए जितना जरूरी हो, क्योंकि लाइफ में बाकी टाइम भी आपको मिल जाएंगे, है ना, सजने संवरने का, आकर्षक दिखने का, ठीक। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, वो आपका जो आपके साथ पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा पसंद करते हो, तो किसको करते हो आप बताएं? जो परिश्रमी होते हैं तथा समय की पाबंदी का ध्यान रखते हैं, है ना। आपको भी बताएं कि समय कितना मूल्यवान होता है ना। तो आप सब कुछ बिक जाएगा तो, लेकिन आप उसको खरीद धन गया तो भी मानिए कुछ नहीं गया, है ना। क्या मानिए धन गया तो मानिए कुछ नहीं गया, है ना। लेकिन अगर आपका समय जा रहा है तो मानिए बहुत कुछ जा रहा है। इसलिए समय को बचा करके रखिए अपने जीवन में, है ना। धन चला गया तो कोई बात नहीं, है ना, कि धन चला गया कोई बहुत बड़ी बात हो, कोई बात नहीं, आप दोबारा भी ला सकते हो, लेकिन समय को जाने मत दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? जो नए मित्र मेरे जुड़ते जा रहे हैं सभी को बता दे रही हूँ, सभी को अपने सोशल मीडिया पे शेयर करके आना। एक बार आप लोग सभी लोग जाइए, ईमानदारी शेयर करके आइए। जितने भी आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं, आप लोग सभी लोग शेयर करके आए प्लीज। बताइए जो पर्यावरण विषय में बालकों को रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण कराना चाहिए, या फिर विद्यालय की ओर से पुस्तकों उपलब्ध कराना चाहिए, समय विभाग चक्र में पर्यावरण विषय के लिए अतिरिक्त कालांश देना चाहिए, या फिर कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। बताइए रुचि उत्पन्न करने की बात हो रही है कि क्लास में कैसे बच्चों को रुचि उत्पन्न कराना चाहिए। बताइए तो यहाँ पर आपको मालूम है कहानी एवं खेल से बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं, है ना, क्या होते हैं यहाँ पर प्रभावित होते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए फर्स्ट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण में जो होगा बच्चा प्रभावित होगा।
ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, पुस्तकों को उपलब्ध कराना, पुस्तकों से उपलब्ध कराने की बात नहीं है। विभाग चक्र में पर्यावरण विषय के प्रति अतिरिक्त कालांश देना, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था। आपको ध्यान रखना, समावेशी कक्षा के तहत सभी को समान रूप से लेकर के चलना है। बताइए, बिहार में मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए अक्टूबर से, शायद ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन है ना। टाइप करने वाले भैया हमारे कुछ आजकल ज़्यादा मिस प्रिंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कल उनसे बात किया जाएगा है ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक्टिव माइंड होकर के लेकर के टाइप किया कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है नेक्स्ट आपका, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक रिंग ऑफ फायर है ना, क्या होता है, रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्नलिखित तथ्य लिखता है। अभी बताइए रिंग ऑफ फायर क्या है, बताइए सभी लोग बताएं। आपको मालूम है कि रिंग ऑफ फायर क्या होता है? ये एक प्रकार की आग होती है ना। ये क्या होती है? ये एक प्रकार की आग होती है जो कि समुद्रों में ही आपको देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित तथ्य लिखता है, इसके बारे में कौन कौन से तथ्य सही हैं? पहला भूकंप है, ज्वालामुखी है, प्रशांत महासागर है, जंगल की आग है। बताइए, सभी लोग बताएंगे कि ये रिंग ऑफ फायर के संबंध में कौन निम्नलिखित तथ्य लिखा जाता है? भूकंप लिखा जाता है, ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर या जंगल की आग? सभी लोग बताएं। तो जी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा है ना। ये एक प्रकार का भूकंप भी है, ज्वालामुखी भी है और ये प्रशांत महासागर, महासागरों में भी ये आग है एक प्रकार का। ज्वालामुखी का फटना एक आग है एक टाइप की है ना। तो ये किस पे बेसिकली होता है? ये आपका जो होता है महासागरों में भी होता है ना। ये सागर महासागर समुद्रों में भी होता है। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा है ना, रिंग ऑफ फायर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आपको देखिए ईवीएस साइंस में आपके करंट अफेयर से कुछ रिलेटिव 2 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो करंट के क्वेश्चन रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, करंट की भी कुछ चीज जो आपके कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं 1 से 2 नंबर के, तो यहाँ से भी आप लोग ध्यान दीजिएगा है ना। तो बहुत सारे ऐसे जो आपके डेली लाइफ से क्वेश्चन बन जाते हैं और आपको ध्यान नहीं रहता कि नहीं, अरे तो फिर बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि हमने तो डेली रूटीन से ही नहीं देखा है ना, क्वेश्चन हमारे हाथों से निकल गया। देखिए, छात्रों द्वारा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों द्वारा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान प्राप्त किया जाता है कैसे? पहला, छात्रों को अवधारणा याद करने में लगाकर अधिक आवधिक मूल्यांकन करके, अधिक से अधिक मूल्यांकन करके हो जाएगा। थर्ड, ये आपका सेकंड, अधिक से अधिक मूल्यांकन करके। थर्ड है आपका सहकारी अधिगम का पालन करके। फोर्थ है अधिक गृह कार्य करके। तो छात्रों द्वारा उच्च उपलब्धि, जो उनकी उपलब्धि जो उन्होंने अचीव किया है, जो अचीवमेंट का मतलब जो उन्होंने अचीव किया, जो आपने पढ़ाया उसके बाद उन्होंने जो अचीव किया, तो और आत्मसम्मान प्राप्त किया जाता है। कैसे किया जा सकता है बताओ? छात्रों के द्वारा की बात हो रही है, तो छात्रों क्या अवधारणाओं याद करने में लगा दोगे तो इससे मालूम पड़ जाएगा, या फिर अधिक से अधिक मूल्यांकन करोगे इससे पड़ जाएगा, या फिर सहकारी अधिगम का पालन करके, या फिर अधिक गृह कार्य दे करके। सभी लोग बताएं जो आत्मसम्मान प्राप्त किया जा सकता है वो सहकारी अधिगम का पालन करके है ना। एक नियम होता है, एक अधिगम में पालन करके है ना, एक अनुशासन होता है ना, एक धैर्यता होता है, दृढ़ता होता है, एक ईमानदारी होती है, विश्वास होता है, निष्ठा होती है। इन सभी का पालन करके हम क्या कर सकते, आत्मसम्मान हमको मिल सकता है छात्रों द्वारा है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बता देती हूँ कि आप सभी लोग शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सीसीई का जो फुल फॉर्म होता है ना, कंटिन्यूअस आपका जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। व्यापक शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या हुआ करता है बताइए? प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं के माध्यम से, ये सभी जो क्वेश्चन मैं आज आपको करा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ना, सभी टेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और ध्यान दीजिएगा अभी जो मैं क्वेश्चन बनाने वाली हूँ खुद से प्रैक्टिस के लिए, आप सबके लिए मॉडल क्वेश्चन बनाने वाली हूँ है ना, तो वो सभी मैं प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग के लिए लेके आऊंगी है ना। मॉडल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगी, 30 क्वेश्चन बनाया करूंगी, आप लोगों को दिया करूंगी, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो सीसी का जो तात्पर्य होता है, मतलब व्यापक का जो तात्पर्य होता है, प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं के माध्यम से होने वाला मूल्यांकन होता है, या फिर शिक्षार्थियों को शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन होता है, या फिर शिक्षार्थियों के ज्ञान समझ व्याख्या अनुप्रयोग विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन होता है, या फिर शिक्षार्थियों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। बताइए सभी लोग बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन आपका, क्या होगा बताएं? जो आपका सतत व्यापक मूल्य, व्यापक से तात्पर्य होता है वो ज्ञान से भी होता है, समझ से भी होता है, व्याख्या से भी होता है, अनुप्रयोग से भी होता है, विश्लेषण से भी होता है, इन सभी क्षमताओं का मूल्यांकन होता है। यानी कि सर्वांगीण विकास पर, व्यापक का मतलब सर्वांगीण शारीरिक मानसिक सामाजिक नैतिक है ना, सांस्कृतिक हर प्रकार के मूल्यांकन से यहाँ पर तात्पर्य होता है, सर्वांगीण विकास पर फोकस करना, ठीक।
चलिए तो हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। देखिए एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन बना था, है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन इसलिए आपको दी हूं। बताइए कक्ष में पौधों में श्वसन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए, है ना, कक्ष में क्या करना, पौधों के बारे में श्वसन, पौधे सांस कहाँ से लेते हैं ना, उनकी अवधारणा को समझाना है, स्पष्ट करना है। तो स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक जो है निम्नलिखित इस तरह का आरेख बना देते हैं। ये क्या करते हैं, एक सर्कल टाइप का आरेख बना देते हैं। अब इस आरेख को प्रस्तुत करते हैं तो पहले क्या, पहले आरेख एक वाले में क्या है, पत्ती है, दूसरे वाले में क्या है, फूल है, तीसरे वाले में तना है, चौथा आपका यहाँ पर बीचों बीच एक पेड़ हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये हुआ। अब निम्न में से वह अक्ष है जो पौधों में श्वसन क्रिया के माध्यम को प्रदर्शित करता है। क्या फूल करता है, श्वसन जो होता है वो कहाँ, फूल से होता है, पत्ती से, तना से, कहाँ से, बताइए सभी लोग आंसर कीजिए। तो जो श्वसन क्रिया के माध्यम को प्रदर्शित कर रहा है, तो पत्ती कर रही है, फूल कर रही है, तना कर रही है, ए बी सी कौन कर रहा है, बताइए सभी लोग आंसर कीजिए। ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, मैथ्स का भी क्वेश्चन है, ईवीएस का भी है, साइंस का भी है। ठीक, सभी में आ जाएगा। तो सभी लोग बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है पत्तियां हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, पत्तियां हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर पत्ती हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच, एक पौधा है तथा उसकी ही जाति के पौधे हैं, ना, उन्हीं के वातावरण जो एक, जैसे मान लीजिए कि कोई भी पेड़, मान लीजिए आम का पौधा है, आम के पौधे की प्रजाति आम, कहना चाहिए कि दूसरा आम है, एक आम है दूसरे आम का पेड़, दोनों की जाति जो होती है उनके वातावरण के बीच के संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ना। जैसे दो आम के पेड़ है तो एक दूसरे थोड़ा गैप में है, तो बीचों बीच के जो उनके संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, जो इनका इन्वायरमेंट होता है, उन संबंधों के किस शब्द से जाना जाता है, स्वपरिस्थितिकी, सपरिस्थितिकी, परिस्थितिकी तंत्र या जीन परिस्थिति, बताइए आंसर कीजिए। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर, सभी लोग बताएंगे। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा, है ना। स्वपरिस्थितिकी, आपका जो बीच के अंतर होता है, संबंध होता है, उनको क्या कहा जाता है, स्वपरिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सभी लोग जो जुड़ते जा रहे होंगे, सभी रात्रि के 9 बजे क्लास डेली रहती है ना, शाम को 6 बजे क्लास रहती है, दिन में 12 बजे क्लास, 3 क्लास आपको मिल रही है, वो भी डेली मिल रही है। 12 बजे शाम को एक बार, दोपहर 12 बजे, शाम को 6 बजे, रात्रि के 9 बजे, है ना। तो 3 क्लास आपको मिल रही है, सभी लोग क्लास अटेंड किया कीजिए, है ना। देखिए आपने देखा होगा, क्या देखा होगा आपने कि सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों की प्रदूषण की जांच की जाती है ना, सर्विसिंग करने के लिए कभी कभी लिया जाता है ना, गाड़ियों को क्या है वहां पर सर्विसिंग करने के लिए, कभी कभी जैसे बाइक है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, किसी का भी, तो उन्हें प्रदूषण की जांच करने के लिए, सर्विसिंग करने मतलब एक प्रदूषण की जांच करना है। तो इस जांच में क्या मापा जाता है, सीसा और कार्बन कणों की मात्रा को, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को, या कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को। बताइए सर्विस स्टेशनों पर मोटर कार जो प्रदूषण की जांच की जाती है, तो इस जांच में किसका माप किया जाता है, सभी लोग बताएं, आंसर कीजिए सभी लोग बताएं, सभी लोग क्या होगा इसका राइट ऑप्शन आपका। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीसा और कार्बन कणों की मात्रा हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीसा और कार्बन कणों की मात्रा को वहां पर देखा जाता है सर्विस स्टेशनों में। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी गाड़ी मोटर कार होते हैं उन सब में इनको मापा जाता है। ठीक, चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य यात्रा मार्ग में आएंगे यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से गुजरात से केरल तक की यात्रा करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन लेकर आपको ध्यान दिलाने के लिए क्वेश्चन लाई हूँ। मेरे क्वेश्चन लाने का उद्देश्य यही था कि आप लोग देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो टेट एग्जाम का भी आया है, ये टेट एग्जाम का आया हुआ है ना। तो बताइए कि जब आप गुजरात से चलेंगे, गुजरात से केरल तक जाएंगे, इस बीच जब यात्रा के दौरान, तो आपको कौन कौन से राज्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बताइए। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिलेगा, इसकी गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीचों बीच तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिलेगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक मिलेगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, या फिर तेलंगाना और तमिलनाडु, बताएं सभी लोग। तो गुजरात से आप जब निकलोगे केरल तक की यात्रा में क्या मिलेगा आपको, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आपको मैप द्वारा मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैप से आपको एक क्वेश्चन रहेगा, बीच उसके बाद आपका मैप रहेगा, तो कम से कम ऐसे हम 10 से 15 क्वेश्चन कर लेंगे, तो आराम से हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था आपके विचार से कैसा है। विद्यालय में जो पर्यावरण की शिक्षा होती है, तो आपके विचार से व्यवस्था कैसी है।
पहला देख लीजिए, विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक होती है। जो पर्यावरण शिक्षा होती है आपके हिसाब से क्या है? पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक है, विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालने के है। अतिरिक्त बोझ बही कैसा? ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ना, इसको तो अपना अतिरिक्त बोझ में लेना ही है आपको। अतिरिक्त बोझ है, मनोरंजन का साधन है, शिक्षकों को कार्य देना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण की जो शिक्षा व्यवस्था है आपके विचार से या हमारे विचार से वो क्या हो जाएगी? वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक है ना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका यहाँ पर। एक शिक्षक है नागफनी के पौधों की अवधारणा को स्पष्ट कर रहा है ना। एक शिक्षक नागफनी के पौधों को, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेफेंथीस भी कहा जाता है इस वृक्ष को, है ना। क्या कहा था? नेफेंथीस। ठीक है, चलिए तो देखिए कि इस अवधारणा को समझा रहा है टीचर, है ना। इसकी विशेषताओं को निम्न प्रकार से बताते हुए बता रहे हैं विशेषता कौन कौन सी है। पहला क्या है? इनकी पत्तियां कांटे के समान होती हैं, इसमें जड़ें नहीं पाई जाती, इसकी तने की छाल मोटी होती है, यह मरुस्थल में उगता है। तो बताइए इसके बारे में जो टीचर जी ने कॉन्सेप्ट बताया है, 4 टॉपिक बताए हैं कि ये जो नेफेंथीस यानी नागफनी का जो पौधा होता है ये पत्ते कांटे के समान होता है, उसमें जड़ें नहीं पाई जाती, उसके तने की छाल मोटी होती है, यह मरुस्थल में उगता है। तो क्या सही है? बताइए, सभी लोग बताएं कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो सही है इसके बारे में बताएं। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सभी सही हैं। ये पत्तियों कांटे के, इनका जो पौधा होता है, इनकी जो पत्तियां होती है बहुत कांटेनुमा होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर ये कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में पाए जाते हैं। इनको कुछ कारण यही है कि इनको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है ना, इसलिए मरुस्थल में पाए जाते हैं। इनके जड़ें नहीं पाई जाती हैं, इसमें तने की छाल मोटी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका, सभी आपके ये सही हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आपके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसलिए राइट होगा। चलिए तो बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइएगा, आंसर कीजिएगा सभी लोग। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गोबर से गैस निर्माण के लिए, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? गोबर से गैस बनाना है ना। गोबर से गैस का निर्माण करने के लिए लगाया गया जो संयंत्र होता है पौधों के लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है? बताइए। जो ग्रामीण एरिया में क्या किया जाता है? गोबर से गैस का निर्माण किया जाता है ना। ये जो गैस का निर्माण किया जाता है संयंत्र, जो पौधों के लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है? इससे प्राप्त मिश्रण का उपयोग पौधे ऊर्जा के लिए प्रयोग करते हैं, इससे प्राप्त मिश्रण का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है, इससे प्राप्त मिश्रण प्रदूषण को रोकता है, या फिर पौधों को कीटों से दूर रखने में सहायक होता है। सभी लोग बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जो को मालूम है गोबर गैस से आपको क्या क्या मिलता है? खाद के रूप में भी आप गोबर गैस का प्रयोग करते हैं। इसके प्राप्त मिश्रण से हम क्या करते हैं? खाद बनाते हैं, खाद के रूप में हम प्रयोग करते हैं ना। खेती करने के योग्य होता है जो, हम उसको फसल बोने से, मतलब कहना चाहिए बोने उसको पहले उसमें खाद को, वहाँ पर मिट्टी को, कहना चाहिए खाद को मिला दिया जाता है ना। तो वहाँ पर आपके लिए उर्वरक शक्ति और भी उसकी क्षमता बढ़ती है ना, अच्छी खेती फसल वहाँ पर उगती है। चलिए बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बताइएगा आप लोग सभी आंसर। रात्रि के समय पौधों में, पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना। ये तो सभी को मालूम है, रात्रि के समय पेड़ पौधों में नहीं सोना चाहिए। रीजन क्या है? क्यों नहीं सोना चाहिए? दिन में तो आप सोते हो, पर रात में क्यों नहीं सोते हो? बताओ, आंसर करो सभी लोग। रीजन क्या होता है? रीजन क्या? रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं, रात्रि के समय पेड़ों के नीचे गर्मी होती है, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, या फिर रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं? बताइए, सभी लोग आंसर कीजिएगा, बहुत कॉमन सा आंसर है, बताएं। तो रीजन क्या होता है? क्योंकि हमको मालूम है कि दिन में जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका जो कहना चाहिए कि हमको जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं, है ना। ये आपको क्या करते हैं? पेड़ पौधे करते हैं। अब लेकिन रात में ही क्या करते हैं? वो रात में उस कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, इसलिए कभी भी रात्रि के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना। यहाँ पर रात्रि के समय नहीं सोना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। वैसे तो हमको ऑक्सीजन मिलता है लेकिन दिन में मिलता है, ठीक, इसलिए रात्रि के समय सोओगे तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा पेड़ों के द्वारा, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर आपके लिए जरूरी है, ठीक। चलिए, शिक्षक जो है ध्वनि की तीव्रता के बारे में, शिक्षक क्या कर रहे हैं कि ध्वनि तीव्रता के बारे में चर्चा करते समय इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए शिक्षार्थियों को इससे संबंधित बहुत सी विशेषताएं बताता है। किससे विशेषताएं संबंधित? ध्वनि की तीव्रता से संबंधित, है ना। इनमें से कुछ विशेषताएं इस तरह उन्होंने बताया कि पहला बताया कि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि स्रोत की शक्ति पर निर्भर करती है। जो ध्वनि की तीव्रता के बारे में वो पढ़ा रहे, चैप्टर पढ़ा रहे थे। अब चैप्टर पढ़ाने से पहले उन्होंने क्या किया? कुछ विशेषताएं, टर्म्स उन्होंने बताया कि इस टर्म्स को यहाँ पर होता है
तो पहला उन्होंने क्या बताया है, पहला उन्होंने जो बताया कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो ध्वनि स्रोत पर निर्भर करती है। सेकंड उन्होंने बताया कि ध्वनि की तीव्रता श्रोता तथा श्रोता के बीच की दूरी है ना, कि यहाँ पर क्या होता है, श्रोता तथा श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। या फिर थर्ड है ध्वनि की तीव्रता छत, फर्श और दीवारों पर होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करती है। फोर्थ है आपका ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर नहीं करती। निम्न में से सही विशेषताएं हैं, बताएं। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सभी लोग बताएं। तो आपको ध्वनि की तीव्रता के बारे में बातचीत हो रही। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की स्रोत पर निर्भर पर करती, बिल्कुल करती है। ध्वनि की तीव्रता जो स्रोत होता है उसके और श्रोता होता है उसके बीच की दूरी की निर्भर करती है। आपका थर्ड है ध्वनि की तीव्रता छत है, फर्श है, दीवारों पर होने वाले परावर्तनों पर निर्भर करती है ना। आवाजें आती है, ध्वनि जो आती है, जैसे आपने छत पे बोला तो गूंजने लगती है आवाज, है ना, ऐसा कुछ होता है। इसलिए इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों सही। चूंकि आपका यहाँ पर फोर्थ है वो क्या कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर नहीं करती है। निम्न में से सही विशेषताएं हैं। ध्वनि की जो तीव्रता हो ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, नहीं करती, इसलिए राइट ऑप्शन ये नहीं होगा। बाकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड सेकंड थर्ड आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको मालूम पड़ जाए कि यहाँ पर डेली क्लास रहती है फ्रेंड्स, है ना। दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे पहली क्लास, है ना, शाम को 6 बजे दूसरी क्लास और रात्रि के 9 बजे तीसरी क्लास, है ना। 3 क्लास आपको मिल रही है। लेकिन अभी हाल ही में मैं आपको 2 ही क्लास दूंगी, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स ज़्यादा है मेरे पास अभी, है ना। फिर भी मैं आप लोगों की क्लास मिस नहीं करना चाहती, है ना, नुकसान नहीं करना चाहती किसी का, है ना। चलिए, चूँकि आप हमारी भावनाएं, हमारी एक फैमिली हो आप लोग, तो बिल्कुल नहीं चाहती मैं। हाँ, लेकिन आप लोग जिस भी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हो ज़्यादा से ज़्यादा, हम 2 से 3 दिन में लाइव क्लास मिल जाएगा हमको, वो भी प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ आपका जो कॉन्टैक्ट के लिए मैं आज जो मैसेज डाली थी ग्रुप में, है ना, अपने स्टेटस में दी थी कि जो लोग नहीं, नाम दी थी उनका, कि जो लोग नहीं जुड़ पाए, उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, तो उनका जो नाम दी हूँ तो वो लोग जुड़ जाएंगे और अपना यहाँ पर कॉन्टैक्ट, अपना पिक, जो भी उनका इन्फॉर्मेशन है वो हमें दे देंगे। तो कल हम यहाँ पर रिजल्ट को घोषित कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कल तक उनका नहीं आया कोई इन्फॉर्मेशन तो भी हम उनका सिर्फ नाम के द्वारा ही कर देंगे, ठीक। चलिए, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कोई त्रुटि होगी तो बिल्कुल माफ करना, है ना, अपना ही परिवार है, हम मिलकर यहाँ पर सोल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जय हिंद, जय भारत।